राहुल सर, बच्चों को कहीं ना कहीं इंग्लिश को प्रिपेयर करने में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सर, हमारे एक इंग्लिश टीचर हुआ करती थी, कभी कहती थी कि अगर तुम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम्हारी सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी की हो सकती है। सर, मैंने डिफेंस के एग्जाम्स में देखा, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बच्चों को इसी की स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम आती है। सर, आप अगर अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी बच्चों को हमारी नॉलेज दे सको कि इस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, प्लीज सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन। बच्चों, इंग्लिश वाकई में जैसा सर ने बोला, जो सर की मैम जो पढ़ाती थी, उनकी जो टीचर रही, उनकी जो मेंटर रही, उन्होंने बोला कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में देखा जाए तो एक मेजर रोल प्ले करता है। और जब हम बात करते हैं कंपटीशन का, तो एट द टाइम ऑल्सो इस सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अभी जैसे डिफेंस के बारे में सर ने एक स्ट्रैटेजी पूछने की कोशिश की, तो डिफेंस के एग्जाम्स में स्पेशली अगर हम देखें, एनडीए को अगर हम टारगेट करते हैं, तो एनडीए का जो जीएटी का पेपर है, वहाँ पर इस इंग्लिश सब्जेक्ट से आप ये मान लीजिए 1/3 पोर्शन आपके उस पेपर का आपका इंग्लिश का है। जैसे कि भाई 150 क्वेश्चंस आपके होते हैं, उन 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस केवल और केवल इंग्लिश से है ना। तो 1/3 क्वेश्चन पेपर है जो आपका इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स 1/3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो आउट ऑफ 600 200 मार्क्स आपके इंग्लिश में। सही कह रहे हो सर। ये तो ऐसा होगा कि अगर केवल इंग्लिश भी बच्चा अच्छे से कर ले और थोड़ा सा अगर गैप को जीएस को और अदर सब्जेक्ट को टेस्ट कर ले तो बच्चे के स्कोरिंग मार्क्स आ जाते हैं सर। बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अंदर कोई ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हम मतलब मुश्किल से मुश्किल हम 100 120 या 140 मार्क्स ही कैरी कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है, या जब मैं बच्चे को टैकल करता हूँ या बच्चों को मैंने टैकल किया है, तो मैंने वहाँ पर 196 मार्क्स भी इंग्लिश में देखे। सर, एक बात बताइए, जो डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो हम पर्टिकुलर एनडीए सीडीएस की बात करते हैं, सर उन एग्जाम्स में इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? सर, बहुत डिफिकल्ट आता है, मॉडरेट होता है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे इस बारे में ना सर। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, इसके अंदर देखा जाए जो इसका डिफिकल्टी लेवल है, ये वेरी करता है वैसे तो, बट इसको अगर हम और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल में रहता है। रीजन बिहाइंड, देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, और जब लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज अपने नॉर्म्स फॉलो करती है। और भाई अगर हम स्पोकन में है तो एट द टाइम कहीं नॉर्म्स फॉलो हुए नहीं हुए, हमें टेंसेस का बेसिकली ध्यान रखना होता है जब हम स्पोकन में बात करते हैं। टेंसेस की बात हो गई या प्रीपोजिशंस की बात हो गई, क्योंकि इन दोनों का एक रोल हो जाता है जब हम स्पोकन देखते हैं। बट जब हम उसको लिखने की बात करते हैं या उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो एट द टाइम हमें लैंग्वेज के जितने भी नॉर्म्स हैं, लैंग्वेज के जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको यूटिलाइज करना पड़ता है। और एग्जाम हमारा जो आता है वो केवल लैंग्वेज के नॉर्म्स की एप्लीकेशन पे आता है, यानी हाउ यू आर अप्लाइंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन योर क्वेश्चन। इसी वजह से बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर आ गया। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसको समझने की बात है, उसको अप्लाई करने की बात है। आप जितने अच्छे से समझ जाओगे उतना क्वेश्चन पेपर आपको आसान सर, लगेगा। एक डिफेंस के एग्जाम्स हम पर्टिकुलर एनडीए सीडीएस की बात देखें तो एक बार आप इंग्लिश का पेपर पैटर्न बता सकते हैं सर? कैसे इंग्लिश का पेपर पैटर्न होता है? हम जनरली देखते हैं उसमें चाहे वोकैबुलरी आती है, एक सर आप अपनी लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन कर सको तो। देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जब हम देखते हैं, जब हम एनडीए की बात करते हैं, तो केवल मेरे सामने 50 क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। उन 50 क्वेश्चंस में आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ, है ना, तो 2 साल पहले पैटर्न फिक्स था बिल्कुल। उस समय पे वो पूछ रहा था कि मेरे को 10 एंटोनिम्स चाहिए, 10 सिनोनिम्स चाहिए, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस वो दे रहा था। साथ ही साथ वो 10 क्वेश्चंस एरर्स के डाल रहा था, 10 क्वेश्चंस वो पैराजंबल के डाल रहा था, और लगभग 5-6 साल तक वो चीजें कंटिन्यूअसली चली जा रही थी, है ना। लेकिन पिछले 2 साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है, पिछले 2 साल से क्वेश्चन को पूछे जाने का जो तरीका है वो उसने चेंज कर दिया है, राइट। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ से वो क्वेश्चन पेपर उठा रहा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर को जनरेट करेगा। अभी राइट नाउ अगर हम ये कह दें कि ये चीज आने वाली है, ये 100% ट्रू नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा आइडिया कहता है, तो राइट नाउ मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाला क्वेश्चन पेपर आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, वहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाएगा। साथ ही साथ आपके पैराजंबल्स को लेके चलेगा, साथ ही साथ आपका क्लोज टेस्ट लेके चलेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 2-3 क्वेश्चन बना सकता है, या एंटोनिम सिनोनिम से 4 से 5 क्वेश्चन वो बना सकता है।
ठीक है ना। साथ ही साथ उसने एरर्स को भी 2-3 तरीके से पूछना शुरू कर दिया। एरर्स को पहले वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में पूछता था कि ABCD बना दिया और बस दैट्स इट। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ना, वो एरर्स के अंदर भी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं ना। जब वो ट्रेडिशनल वे में चल रहा था तो वो एट द टाइम अगर मेरे को पता है कि ए में एरर है, मेरे को लग रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, मेरे को फील आया कि ए में एरर है और मेरे को लेकिन आंसर कंफर्म नहीं, तो मैं टिक कर देता था और उस कंडीशन में आंसर सही भी हो जाता था, है ना। लेकिन अब वो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि आपको अगर आंसर आता है तो ही आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस दे रहा है आपको, है ना, कि चेंजेस ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। आपको पता है ना कि मेरे को यहाँ सिंगुलर लगाना है तो सिंगुलर ही लगाएंगे, आप वहाँ पे अपने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। अगर हम देखें ना, पहले थ्योरेटिकल चलता था, राइट नाउ वो चल रहा है प्योर प्रैक्टिकल। सर एक बात और, अब ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि प्रिपेयर कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर, ताकि हम कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेन कर सके। एक मैंने बहुत ज्यादा बार सुना भी है सर कि आपके कई सारे स्टूडेंट्स, आपका इस तरह का एक्सपीरियंस हमने देखा कि बच्चे इंग्लिश में तो स्कोर करना छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो एक बार आप क्या देते हो, कौन सी संजीवनी बूटी आप अपने बच्चों को खिलाते हो, एक बार वो बता दो सर। नहीं, संजीवनी बूटी क्या है, संजीवनी बूटी तो क्या कुछ नहीं होता, बट हाँ ये जरूर है कि जो बच्चा रेगुलर वे में चीज़ों को देख रहा है, रेगुलर वे में पढ़ रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और उसको अप्लाई करना जानता है ना, उसकी एप्लीकेशंस को समझ पा रहा है, रेगुलरली क्वेश्चंस कर रहा है ना, और साथ ही साथ एक रीडिंग हैबिट उसने बनाई हुई है स्पेशली फॉर वोकैबुलरी सेगमेंट, है ना, जो उसने एक रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप की है, वो हमेशा उसको आगे लेके जाती है ना। तो मैं बच्चों से केवल एक ही चीज कहूंगा इस सेशन में कि जो ये क्वेश्चन है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी में बच्चों केवल एक सीधी सी बात है, आप जितना हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूल्स को पढ़िए, जितने भी आपके लैंग्वेज के रूल्स हैं, सबसे पहले आपको वो पढ़ना है। जितना आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितना आपका ग्रामेटिकल सेगमेंट है, आपको सबसे पहले उसको पढ़ना। उसके बाद में आप पढ़ने के बाद उस पर समझिए, उसको अंडरस्टैंडिंग बनाइए और अंडरस्टैंडिंग बना के उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैक्स टू मैक्स अप्लाई आपको करना। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, उसके बाद केवल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे काम करते रहना। लेकिन जब ये तो हमारा ग्रामर वाला पार्ट है ना, जब हम वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं तो वोकैबुलरी आज की डेट में बहुत बड़ी हर्डल होती है सर, है ना। बच्चे से मैं पूछता हूँ कि एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, बच्चे मेरे पास आते भी हैं कि सर एंटोनिम सिनोनिम्स का क्या है ना। और एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए बच्चों मैं बड़ा शुरुआत से लेकर आज तक, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से आज तक मैं केवल एक ही चीज बोलता हूँ कि वोकैबुलरी एक ओशन की तरह, महासागर। एग्जामिनर वहां कहाँ एक लोटा पानी निकालने वाला है हमको, सही है ना। अब वो कहाँ से एक लोटा पानी निकालेगा हमको पता ही नहीं है, तो हम उस जगह पे जा नहीं सकते। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बट हम उस जगह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। जैसे समझिए आप, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक मान लिया हम लोग भी कहीं जा रहे हैं, शिप के थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और कहीं से हमने पानी निकाला ओशन से और वो मीठा निकल आया किसी वजह से, ठीक है, शिप आगे निकल गया, हमने पानी पिया तो ये मीठा है। अब हम वापस हटे कि भाई हम जा रहे हैं वापस उसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे, कि हम वहीं से फिर पानी निकाल लेंगे, हम अपना पानी भर लेंगे, जिससे हमारे पास पीने के पानी की एक जो कमी है वो पूरी हो जाए। हमने फिर वहाँ सर्च किया लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं मिलेगा, एक बार तो गायब हो गया, वो तो गायब हो गया। अब मैं उस लोकेशन के चारों तरफ घूमता रहूंगा लेकिन मेरे को वो लोकेशन नहीं है ना। तो यही चीज होती है वहाँ, हमें पता नहीं वो कहाँ से कुछ, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जब अपना एक्सपीरियंस देखा, उस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जब क्वेश्चंस को देखा तो वहां पर आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या मैं ये कहूँ पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी कह लीजिए आप, उसके अंदर आप उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देख के चलिए। जो आपके प्रीवियस ईयर 10-20 ईयर्स के जो PYQs है, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देख के चलिए। क्वेश्चन में 5 वर्ड आपको मिल रहा है, पांचों के एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको देखने हैं, उनको आपको रेगुलरली रीड करते रहना है, एक डेटाबेस तैयार करिए। PYQ एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल PYQ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, और PYQs के अंदर भी आपको वर्ड बाय वर्ड देखना पड़ेगा, उसका क्या एंटोनिम है, क्या सिनोनिम। आप 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम एक वर्ड के उठाइए, लिखिए, सुबह में शाम को रीड कर लीजिए, है ना।
तो ये एक प्रोसेस आप डेवलप कर लें तो वोकैबुलरी में भी मैं नहीं मानता कि आपको कोई हर्डल आएगी। हाँ, मैं ये तो कहूँगा कि 100% क्वेश्चन आ जाएगा, मैं ये कभी नहीं कहता, ना मैंने आज तक बोला है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि 70 to 75% क्वेश्चन उन्हें वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ में रही बात जब एनालिटिकल की बात करते हैं, जहाँ हम अनसीन पैसेज की बात करते हैं, जहाँ हम पैराजिम्बल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज पैराजिम्बल्स में बहुत हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ आपका जब अनसीन पैसेज होगा तो आपकी रीडिंग स्किल्स आपकी हेल्प करने वाली है। जितनी आपकी अच्छी रीडिंग स्किल्स है उतनी आसानी से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। ये वोकैबुलरी की बात बता कर सर आपने हमारे व्यूअर्स को और हमारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम मान लेते हैं ना बच्चे कि वोकैबुलरी सॉल्व नहीं हो रही है, वो सॉल्व कर दिया किस तरह बच्चों ने। आप नहीं देखो सर एक बात और बता दीजिए आप लास्ट कि जो हमारा डिफेंस के एग्जाम होते हैं सर, केवल इंग्लिश तो होती नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो एक जनरली बच्चे माइंड सेट बना कर बैठ जाते हैं कि इंग्लिश को तो केवल क्लास में कवर कर लेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को हम अपना घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। एक बार ये नॉर्म की क्या इंग्लिश क्लास में ही इनफ हो जाती है, बच्चे को और कितना टाइम देना है इंग्लिश को अपनी क्लास के अलावा, किसी बच्चे को बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ये बस इस पर और थोड़ी लाइट डालो तो। बिल्कुल आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है ना, और मैं इस चीज़ को फेस भी करता हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चों से मैं कभी बात करने लगता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलती भी है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं सर हम तो अभी मैथ्स पढ़ रहे थे, हम अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे, हम अभी जीएस पढ़ रहे थे, हमें जीएस में भी स्पेशली हम अभी हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, या पॉलिटी कर रहे हैं, इकोनॉमी कर रहे हैं, लाइक दैट। वो वेरियस जो उसके ब्रांचेस हैं उनके साथ में वो लगे रहते हैं। और माँ बेटा इंग्लिश का क्या हुआ, तो कहते हैं सर इंग्लिश तो हो जाएगा, क्लास में हम कर रहे हैं हो जाएगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैरिट को बनाने में और मैरिट को बिगाड़ने में एक मेजर रोल प्ले करता है, सही ना। अभी आपने जीएस मान लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जीएस आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर ली, आपने वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन पता चला इंग्लिश में केवल 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। तो अब आप जरा एवरेज लगाइए कि अगर मैं 50 क्वेश्चन माइनस कर रहा हूँ 100 में से, अगर 100 में क्वेश्चन दूँ 50 हटाने के बाद में 100 में से आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इंग्लिश नहीं कर रहे हैं। एट द टाइम आप मैक्स टू मैक्स जाएंगे 50-55 क्वेश्चंस तक आप पहुंच सही ना। और मेरिट कहाँ जा रही है, मेरिट हमें पता है कि भाई 90 क्वेश्चंस अराउंड तो होने चाहिए जीएटी में, अगर हमें अपने आप को सेफ जोन में रखना है, सही ना। तो बाकी कहाँ से आएंगे, बाकी तो यहीं से लेके आने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को आप नहीं छुएंगे और तो काम हो जाएगा या क्लास हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश बच्चों मैथ को आप लोग प्रैक्टिकल मानते हैं, आप फिजिक्स को प्रैक्टिकल मानते हैं, लेकिन इंग्लिश उनसे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब आप कहेंगे कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैथ्स में सपोज करिए आप कैलकुलस की बात करते हैं, है ना, या फिजिक्स में मैं थर्मोडायनेमिक्स या काइनेमैटिक्स की बात करूँ, आप उनके क्वेश्चंस कर लीजिए, आपने क्वेश्चंस लगाए, आपको कंफर्म हो गया, शॉर्ट हो गया कि मैं अगर कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा तो कर है ना। आपने कैलकुलस के मान लिया 500, 600, 700, 1000 क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन देखेंगे और कहेंगे बोले क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, आप एक टॉपिक पे 200 क्वेश्चन लगा लीजिए, 201वां क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इसमें ट्रेंड बिल्कुल अलग हो जाता है, क्वेश्चन ट्रेंड बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वही है, सब चीजें वही, लेकिन वो क्वेश्चन को पूछेगा कैसे, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जितने भी क्वेश्चन, जितना आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ये लाइटली ना लें, आप इस सब्जेक्ट को ये ना सोचें कि क्लास में ही हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के लिए आपको पर डे आपको तैयारी करना है, पर डे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्लास में आपने सपोज करिए कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आज सर ने सपोज करो मैंने या सर ने जो भी सर क्लास ले रहे हैं, है ना, वो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को उन्होंने एक अच्छे से टॉपिक समझा दिया, और उस सिचुएशन में आपने रूम पे जाके कोई काम नहीं किया, आपने रूम पे जाके उसको उठा के भी नहीं किया, या देखा तो कॉपी उठाई, पन्ना पलटा, बोले ये लिखवाया था, बात खत्म हो गई। ये नहीं करना, आप देखिए उसको, पढ़िए, उसके बाद में उसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को उठाइए और सॉल्व करके देखिए। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इन दैट कंडीशन आप कह सकते हैं मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेरे को कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप आइए और आके जो भी टीचर से आप पूछना, आप उससे पूछना चाहते हैं, आप मेरे पास आ जाइए, आप अदर रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर से पूछ, आप उनके पास चले जाइए, आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए, फिर वापस जाइए, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब जाके कहीं कह सकते हैं कि हाँ इंग्लिश थोड़ा कंट्रोल में आ पाए।
यानी कहने का मतलब ये प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल। बिल्कुल फॉर श्योर सर, आपने बच्चों की स्ट्रेटजी बनाने में तो बहुत बड़ा योगदान दे दिया। एक लास्ट चीज हमारे बच्चों को एक गिफ्ट और दे दीजिए सर। आप ये बता दीजिए, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन आप अवेलेबल हैं, ऑफलाइन आप क्लासेस दे रहे हैं, एक बार आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अनाउंस कर दीजिए कि आपका सब्जेक्चुअल नॉलेज चाहे आपको क्लास हो गया चाहे वो यूट्यूब क्लासेस होगी सर, कैसे अवेलेबल है और कैसे आपसे कनेक्ट किया जा सकता है प्लीज सर। बच्चों मैं इस समय पर ड्रीमर्स एडुहब के साथ में यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ, ऑफलाइन अवेलेबल हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी आती रहती हैं। अभी देखा हो जो बच्चों ने मुझे देखा होगा, तो मैं अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ में अवेलेबल था। मैं स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, है ना, कैसे हम पैराजम्बल्स को सॉल्व करते हैं, मैं उन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, अभी फिर कुछ दिन में फिर मैं लाइव आ जाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे लिए, आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों को क्लासेस लेना है ना, तो वो क्लासेस के लिए एक बार एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, है ना, आप आ जाइए। ठीक है, और मोस्ट वेलकम है आपका। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, साथ ही साथ ऐप पे भी मैं क्लासेस लेने की आगे तैयारी में हूँ। नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐप पे भी क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, है ना। तो आप लोग अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और इजीली क्लासेस के अंदर आ सकते हैं। आप आइए, पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा। फॉर श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी कि इंग्लिश को हलवा तो मान लेते थे वो, पर उसको हलवे को खाना कैसे, ये दिक्कत बच्चों को बहुत आती थी सर। आज आपने क्लियर किया सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। बस एक चीज कहूंगा सर, आपकी इस बात पे आपने जो हलवा कहा, मैं एक एग्जांपल मुझे याद आ गया, है ना। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको खीर दे सकता हूँ, चावल दे सकता हूँ, दूध दे सकता हूँ, ठीक है, आपको मिलाना पड़ेगा, वो बनाना आपको पड़ेगा, आपको चम्मच भी लगाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, सही ना। मैं आपकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ और उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको बनी बनाई खीर भी दे सकता हूँ। चलो मान लें कि मैंने बनी बनाई खीर दे दी, लेकिन चम्मच लगा के खाना तो आता है। आपकी उस खीर के लिए मुझे इंतजार कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच।